आई होप आप में से ज़्यादातर लोगों ने 2014 में आई इंटरस्टेलर मूवी जरूर देखी होगी और हो सकता है कि इसी कहानी को दोबारा सुनने की कोई खास वजह ना दिखे, लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप इसे फिर से सुनेंगे तो वही एहसास फिर से जिंदा उठेगा जो एहसास पहली बार इस फिल्म को देखकर हुआ था। तो आइए सीधे चलते हैं फिल्म की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है हमारे भविष्य की धरती से, जो अब रहने लायक नहीं बची है, जहाँ अब इंसानों का रहना लगभग मुश्किल सा हो गया है। खेत सूख चुके हैं, यहाँ तक कि हवा में भी सिर्फ धूल के कण ही मौजूद है, जो हर दिन एक नई तबाही लाता है। इंसानियत धीरे धीरे करके खत्म होने के कगार पर है और अफसोस इस बात की है कि अब विज्ञान और टेक्नोलॉजी को भी बेकार समझा जाने लगा है। स्कूलों में बच्चों को यह सिखाया जा रहा है कि चांद पर जाना एक झूठा इतिहास था। किसी को अब इस बात पर यकीन नहीं है कि इंसान अंतरिक्ष में जा चुके हैं। इस फिल्म का मुख्य किरदार है जोसेफ कूपर, जो पहले एक नासा पायलट और इंजीनियर था, लेकिन अब अपने 2 बच्चों टॉम और मर्फ के साथ एक आम किसान की ज़िंदगी जी रहा है। मर्फ, उसकी बेटी, एक बेहद होशियार और जिज्ञासु लड़की है। उसे लगता है कि उसके घर में कोई भूत है जो किताबें गिराता है और अजीब से पैटर्न बनाता है। एक दिन मर्फ नोटिस करती है कि किताबें एक खास पैटर्न में गिर रही हैं। वो इसे मोर्स कोड की मदद से डिकोड करती है और ये संकेत उन्हें एक गुप्त नासा बेस तक ले जाता है। इस बेस में कूपर की मुलाकात होती है प्रोफेसर ब्रांड और उनकी टीम से, जो अब भी इंसानियत को बचाने का मिशन चला रहे हैं। उनके पास 2 विकल्प हैं। प्लान ए, गुरुत्वाकर्षण की गुत्थी को सुलझाकर धरती के लोगों को एक नए ग्रह पर भेजना। प्लान बी, एक नए ग्रह पर मानव भ्रूणों से एक नई सभ्यता बसाना। लेकिन यह सब तभी संभव है जब कोई एक टीम शनि के पास बने वार माहौल के पार जाकर संभावित ग्रहों की जांच करे। उसके पास 3 संभावित ग्रह हैं, मिलर, मैन और एडमंड्स। कूपर को मिशन पर भेजा जाता है अमेलिया ब्रांड, रोमेली, डॉयल और 2 रोबोट टार्स और कैश के साथ। लेकिन कूपर के इस फैसले के कारण मर्फ उससे नाराज़ हो जाती है और बिना अलविदा कहे उसे जाते हुए देखती है। यह इस फिल्म का सबसे भावुक पल होता है। इसके बाद वे शनि की कक्षा से वार माहौल में प्रवेश करते हैं और सबसे पहले पहुंचते हैं मिलर ग्रह पर। यह ग्रह पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है और एक विशाल ब्लैक होल गारगेंचुआ से बेहद करीब है। इस वजह से यहाँ का समय बहुत धीमा है। यहाँ का 1 घंटा लगभग पृथ्वी के 7 साल के बराबर होता है। उन्हें लगता है कि यहाँ जीवन हो सकता है, लेकिन वहाँ सिर्फ बड़ी लहरें और पानी ही मिलता है। काफ़ी मुश्किल से वे लौटते हैं, लेकिन जब वे वापस आते हैं तो धरती पर 23 साल बीत चुके होते हैं। मर्फ अब बड़ी हो चुकी है और नासा में वैज्ञानिक बन गई है। वह प्लान ए पर काम कर रही है, लेकिन उसे अचानक पता चलता है कि प्रोफेसर ब्रांड ने उसे एक बहुत बड़ा साथ छुपाया था। प्रोफेसर ब्रांड को शुरू से ही मालूम था कि प्लान ए कभी काम करने वाला था ही नहीं। प्रोफेसर ब्रांड को पहले से पता था कि ब्लैक होल के डेटा के बिना यह असंभव है। मर्फ टूट जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। टीम अगले ग्रह मैन पर पहुंचती है। यह ग्रह बाहर से सही लगता है, लेकिन असल में ये एक धोखा है। डॉक्टर मैन ने झूठे सिग्नल भेजे थे ताकि कोई आकर उसे बचा सके। वो कूपर को मारने की कोशिश करता है और यान चुराकर भागता है, लेकिन एक हादसे में उसकी मौत हो जाती है। अब मिशन खतरे में है। कूपर एक जोखिम भरा मैनुअल डॉकिंग करता है। यह सीन फिल्म का दिल थाम देने वाला हिस्सा बन जाता है। अब एक आखिरी रास्ता बचता है। कूपर और टार्स को खुद को ब्लैक होल में झोंकना होगा ताकि अमेलिया आगे जा सके। कूपर जब ब्लैक होल में गिरता है तो वह मरता नहीं है, बल्कि 5वें आयाम पर पहुंच जाता है, जिसे टेसरेक्ट कहते हैं। यहाँ समय और जगह एक जैसी चीज़ बन जाती है। वो अपनी बेटी मर्फ को एक कमरे में देखता है, अलग अलग टाइमलाइन में। तभी उसे समझ आता है कि मर्फ के कमरे का भूत वही था। वो अपनी घड़ी के जरिए मोर्स कोड में वो डेटा भेजता है जो टार्स ने ब्लैक होल में इकट्ठा किया था। मर्फ उस कोड को समझती है और गुरुत्वाकर्षण की गुत्थी को हल कर देती है और अंततः प्लान ए सफल हो जाता है। इंसान अब कूपर स्टेशन नाम की अंतरिक्ष कॉलोनी में पहुंच जाते हैं। कूपर को बचा लिया जाता है और वह अब बूढ़ी हो चुकी मर्फ से मिलता है। मर्फ कहती है कोई भी माता पिता अपने बच्चों को मरते नहीं देखना चाहता, आप जाइए अमेलिया के पास। कूपर एक बार फिर से एक शटल को लेकर निकल पड़ता है, जहां अमेलिया अब एक नई दुनिया बसा रही है। इंटरस्टेलर सिर्फ एक साइंस फिक्शन मूवी नहीं है, यह एक इमोशनल जर्नी है, पिता पुत्री के रिश्ते की, समय और बलिदान की, और उस ताकत की जिसे हम प्रेम कहते हैं। यह फिल्म हमें याद दिलाती है कि प्रेम कोई भावना नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो समय, स्थान और विज्ञान की सीमाओं से परे जाकर हमें जोड़ती है।